नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, धूर्त बुढ़िया। धूर्त बुढ़िया, संपादक मनीष चंद्र गुप्त, कथानक सूरज कानपुरी, चित्रांकन अनिल प्रकाश। बहुत समय पहले विलासनगर में श्रीधर व यशधर नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों इतने पक्के दोस्त थे कि उनकी दोस्ती की लोग मिसाल दिया करते थे। दोनों गरीब घर के बेहद खूबसूरत नवयुवक थे। एक दिन यशधर की माँ उसके पिता से बोली, ए जी, सुनते हो, अपना यश अब जवान हो गया है, उसके विवाह की भी कुछ सोचो। मैं भी यही सोच रहा हूँ यश की माँ, कोई सुशील लड़की मिलते ही बात पक्की कर दूंगा। तो मेरे विवाह की बात चल रही है, चलता हूँ श्रीधर के पास, देखूं वह क्या कहता है। यशधर ने श्रीधर के घर पहुंचकर उसे सारी बात बताई। बधाई हो दोस्त, चाचा चाची द्वारा तुम्हारे विवाह की चिंता उचित ही है। अब बुढ़ापे में चाची को आराम भी मिलना ही चाहिए। मैं तो कहूँगा झटपट भाभी ले ही आओ। वो तो ठीक है मित्र, मगर विवाह के बाद मेरी पत्नी न जाने कैसी आए, उसने हम दोनों की मित्रता को पसंद न किया तो? हाँ, यह अवश्य चिंता की बात है। पराए घर की लड़की हम दोनों की दोस्ती के बीच दीवार भी बन सकती है। क्या ही अच्छा हो यदि हम दोनों दोस्तों का विवाह किसी ऐसे घर में हो जहाँ दो सगी बहनें हों। ठीक है मित्र, मेरे माता पिता जब भी मुझसे विवाह के संबंध में बात करेंगे, मैं उनके सामने यही शर्त रखूंगा कि हम दोनों दोस्त एक ही घर की दो सगी बहनों से विवाह करेंगे। बिल्कुल ठीक, इस तरह हमारी दोस्ती तो बनी ही रहेगी, हम आपस में रिश्तेदार भी बन जाएंगे। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। यशधर के माता पिता पुत्र से बात करने के बाद उसके विवाह के लिए कहीं बातचीत करते, उसके पहले ही विलासनगर में हैजे की महामारी का भयानक प्रकोप हुआ। राम नाम सत्य है। यशधर के माता पिता भी हैजे की महामारी के प्रकोप से न बच सके। कुछ दिनों बाद, अब तो हम लोग बिल्कुल अकेले रह गए हैं यश। चाचा चाची के स्वर्गवास के बाद तो अब इस शहर में मन ही नहीं लगता। ठीक कहते हो मित्र, महामारी के प्रकोप से कैसा उजाड़ हो गया है विलासनगर। रोजी रोजगार का भी कोई ठिकाना नहीं रह गया। फिर क्यों न हम किसी दूसरे शहर में चलकर किस्मत आजमाएं। और फिर अगले ही दिन दोनों मित्र विलासनगर से किसी दूसरे शहर के लिए रवाना हो गए। अभी वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि क्यों यश, वो सामने एक चौराहा है, आगे कौन से रास्ते से चलना उचित होगा, इसका फैसला करने से पहले क्यों न कुछ खा पी लिया जाए। ठीक कहते हो, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मैंने सोच लिया है, हम दोनों एक साथ किसी एक ही रास्ते पर जाएंगे। नहीं दोस्त, यह ठीक है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन एक ही रास्ते पर जाने से हम दोनों ही एक साथ किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तब हम में से कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकेगा। लेकिन अलग अलग रास्तों पर जाने से अगर हम में से कोई एक भी किसी मुसीबत में फंस गया तो दूसरा उसकी मदद के लिए आज़ाद रहेगा। लेकिन हम में से किसी को भी दूसरे की मुसीबत में फंसने की जानकारी भला कैसे होगी। आज से 1 वर्ष बाद हम दोनों ठीक इसी स्थान पर फिर से मिलेंगे। यदि तुम ना आए तो मैं समझूंगा कि तुम किसी मुसीबत में फंस गए हो, और मैं ना आया तो तुम यही समझना कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। भोजन के उपरांत दोनों मित्र एक दूसरे से गले मिले और अलग अलग रास्तों पर चल दिए। हे भगवान, मेरे मित्र को हर मुसीबत से बचाना और यह जिस मंजिल पर भी पहुँचे इसे सदा खुश रखना। भगवान, मेरे बचपन के दोस्त का ख्याल रखना, उस पर कभी कोई विपत्ति न आए, वह बहुत भोला है, उसकी रक्षा करना प्रभु। श्रीधर चलते चलते बुरी तरह थक गया, तो कुछ देर यहीं आराम कर लूं, बहुत थकान हो रही है। और शीघ्र ही उसकी आंख लग गई। जब श्रीधर की आंख खुली तो उफ, शाम ढलने ही वाली है, रात होने से पहले ही ठहरने योग्य कोई उचित स्थान तलाश कर लूं। अचानक श्रीधर का हाथ अपनी चाबी पर गया तो वह चौंक सा गया। अरे, यह क्या, मेरी चाबी? यह तो सोने की लग रही है। मेरी चाबी तो लोहे की थी, पर है तो यह मेरी चाबी ही, फिर यह सोने की कैसे हो गई? मेरे दादाजी ने एक बार पारस पत्थर की कहानी सुनाई थी, कहीं वैसे ही किसी पत्थर से छूकर तो यह चाबी सोने की नहीं बन गई। अरे, यह पत्थर कैसा है? कहीं यह पारस पत्थर तो नहीं है?
इसे परखना चाहिए। श्रीधर ने जेब से कुछ सिक्के निकाल पत्थर पर रगड़े। पलक झपकते ही सिक्के सोने के सिक्कों में बदल गए। यही है पारस पत्थर। मिल गया, मुझे खजाना मिल गया। हा हा हा, अब मैं करोड़पति हूँ। पारस पत्थर संभाल कर अपनी पोटली में रख श्रीधर आगे बढ़ा और एक सुंदर नगर में पहुंचा। यह सराय ठीक रहेगी, यहीं ठहरता हूँ। उस सराय की मालकिन एक कानी कुबड़ी धूर्त बुढ़िया थी। हे, मेरी सराय में तुम्हें अच्छा खाना, सोने के लिए शानदार पलंग, सब कुछ मिलेगा, मगर रोज एक सोने का सिक्का देना पड़ेगा। अगर तुम्हारी सराय में मुझे पूरा आराम मिला तो मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा अम्मा। यह लो 10 सिक्के, पेशगी रख लो। क्या? अगले दिन श्रीधर ने एक लुहार से एक सोने के सिक्के के बदले लोहे की बहुत सारी छड़ें खरीद ली। इन छड़ों को पारस पत्थर से रगड़ दूंगा तो यह भी सोने की हो जाएंगी, फिर मैं किसी लखपति से कम न रहूंगा। सराय लौटकर, वाह, सारी छड़ें सोने की बन गई। अब इन्हें बेचकर कोई अच्छा सा मकान खरीद लिया जाए, मगर सबसे पहले अपने लिए शानदार पोशाक व एक घोड़ा खरीदूंगा। और फिर श्रीधर ने एक भव्य हवेली खरीदकर बहुत से नौकर चाकर भी रख लिए। श्रीधर सेठ कहलाने लगा और फिर चापलूस खुशामदी लोगों की भीड़ श्रीधर को घेरे रहने लगी। वाह सेठ जी, वाह, क्या दावत दी है, मजा आ गया। आप भी भोजन कीजिए ना सेठ जी। नहीं, आप लोग कीजिए भोजन, मैं सबको खिलाने के बाद ही खाऊंगा। रोज अनगिनत भिखारी श्रीधर की शानदार हवेली के सामने कतार बनाकर खड़े हो जाते। किसी को उसके यहाँ से निराश नहीं लौटना पड़ता। आए, यह तो वही है जो पिछले माह मेरी सराय में ठहरा था। इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? जब मेरी सराय में आया था तब तो मामूली आदमी ही लग रहा था। जरूर इसमें कोई रहस्य है, मुझे पता लगाना चाहिए। कानी कुबड़ी सराय की मालकिन ने अपनी महाधूर्त इकलौती बेटी को श्रीधर की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के बारे में बताया। दोनों माँ बेटी अव्वल दर्जे की लालची व महाधूर्त थी। उन्होंने काफी सोच विचार किया और अगले ही दिन कानी कुबड़ी श्रीधर की हवेली पर पहुंच गई। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मुझे बचा लो बेटा। अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। मालिक, हमने द्वार पर बहुत रोका इसे, मगर यह रुकी ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ। क्या बात है अम्मा, आप बड़ी परेशान नजर आ रही हैं। श्रीधर सराय की मालकिन को पहचान गया था। हाय बेटा, तुम एक बार मेरी सराय में क्या ठहरे, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरी बेटी तुम्हें देखने के बाद से ही खाना पीना, सोना हंसना सब कुछ भूल गई है। क्या? मैं सच कह रही हूँ बेटे, एक बार, सिर्फ एक बार तुम मेरे साथ चले चलो। मुझे यकीन है तुम्हें देखते ही मेरी बेटे की होठों की मुस्कुराहट वापस लौट आएगी। कानी कुबड़ी सराय की मालकिन के अनुरोध के सम्मुख श्रीधर लाचार हो गया। वह सराय की मालकिन कानी कुबड़ी के साथ उसके घर गया। आप आ गए, मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। सराय की मालकिन कानी कुबड़ी की बेटी रूपा 16 श्रृंगार कर आकर्षण रूप में जब श्रीधर के सामने आई तो वह ठगा सा रह गया। कैसी अद्वितीय सुंदरी है यह। मैंने बहुत चाहा था अपने दिल की बात कह दूं, मगर नहीं कह सकी। अब जबकि आप सब कुछ समझ ही गए हैं, वादा कीजिए मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उस दिन श्रीधर वहां रुका तो नहीं, लेकिन रूपा को देखकर वह कुछ ऐसा मुग्ध हुआ कि उस दिन के बाद से हर रोज वहां आने लगा। मैंने तो एक गरीब सीधे साधे आदमी को दिल दिया था। मैं न जानती थी कि एक दिन आप इतने अमीर हो जाएंगे। आखिर इतनी जल्दी आपके पास ढेर सारी दौलत आ कहाँ से गई? यह सब इस पारस पत्थर का करिश्मा है प्रिय। इसका जिक्र तो सिर्फ कहानियों में सुना है, कहीं सचमुच थोड़े ही होते हैं पारस पत्थर। नहीं, मेरे पास सचमुच पारस पत्थर है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो यह देखो। पारस पत्थर के स्पर्श से ही वह पात्र सोने का हो गया। अरे वाह, यह तो सचमुच पारस पत्थर है। हमारा यह पात्र सोने का बन गया। और फिर अचानक, हाय रूपा बेटी, हाय मैं मरी, कोई बचाओ मुझे। अरे यह तो मेरी माँ की आवाज़ है। ज़रूर फिर से दौरा पड़ गया है उन्हें, मैं देखती हूँ। ठहरो रूपा, मैं भी साथ ही चलता हूँ। श्रीधर रूपा के साथ दूसरे कमरे में पहुंचा तो कानी कुबड़ी बुढ़िया चारपाई पर पड़ी छटपटा रही थी।
हाय, अब नहीं बचूंगी मैं। मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा? हाय, अभी तो मैंने इसके हाथ भी पीले नहीं किए। क्या हुआ अम्मा? अचानक तुम्हारी तबीयत खराब कैसे हो गई? कुछ नहीं बेटा, बस आखिरी समय आ गया है मेरा। सिर दर्द से फटा जा रहा है। लगता है महात्मा का श्राप सच होकर रहेगा। महात्मा का श्राप? आह, अब क्या बताऊं बेटा। हमारे खानदान पर किसी महात्मा का श्राप है। मेरी माँ और बड़ी बहन भी इसी दर्द से तड़प तड़प कर मरी थी। और अब लगता है अब मेरी बारी है। हाय, क्या कोई इलाज नहीं है इसका? इलाज तो है इसका, मगर बेटे पारस पत्थर हम इंसानों को भला कहाँ से मिलेगा? हाय, पारस पत्थर? हाँ बेटे, मेरी माँ ने बताया था। जिस महात्मा का श्राप हमारे खानदान पर चला आ रहा है, उसी ने बताया था कि यदि खानदान की कोई औरत दर्द होने पर 3 दिन तक सुबह शाम 2 बार पारस पत्थर से अपना माथा रगड़ेगी तो यह दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। पारस पत्थर? पारस पत्थर तो मेरे पास है। क्या सच? सच कह रहे हो तुम? नहीं नहीं, भला तुम्हारे पास कहाँ से आया होगा? नहीं माँ, यह सच कह रहे हैं, इनके पास पारस पत्थर है। अगर सचमुच ऐसा ही है तो क्यों न अपना पारस पत्थर 3 दिन के लिए हमें दे दो बेटे। हाय, सिर दर्द से जान निकली जा रही है। श्रीधर सीधा सादा भोला भाला इंसान था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पारस पत्थर कानी कुबड़ी बूढ़ी के हवाले कर दिया। 3 दिन बाद जब श्रीधर ने अपना पारस पत्थर वापस मांगा तो क्या कहा? पारस पत्थर? झूठे मक्कार, तूने कभी देखा भी है पारस पत्थर? देख रही हो रूपा, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने ही झूठ बोल रही है। मेरी माँ को झूठा कहता है दुष्ट? जा, दफा हो जा यहाँ से। ओह, तो तुमने भी रंग बदल लिया। मैं महाराज से शिकायत करूँगा। शिकायत तो तू बाद में करेगा, पहले हमसे तो निपट ले। हम तुझे शिकायत करने का मौका ही नहीं देंगे। हा 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 हा। हाय। उधर श्रीधर से अलग होकर यशधर राजगढ़ पहुंचा। वहां उफ, यह घोड़ा पिदक गया है। लगता है घुड़सवार गिर जाएगा। लगाम घुड़सवार के हाथ से छूट गई है। आह, बचा! यशधर ने लगाम खींचकर बिदके हुए घोड़े को काबू में कर लिया था। तुम कौन हो युवक? हमारे राज्य के तो नहीं लगते। यशधर ने अपने बारे में घुड़सवार को बताया। तो ओह, तो तुम्हें काम की तलाश है। हम यहाँ के महामंत्री हैं। तुम हमारे साथ दरबार में चलो। तुम जैसे बहादुर व्यक्ति को हम कोई न कोई काम अवश्य दिलवा देंगे। महामंत्री यशधर को राज दरबार में ले गए और राजा को यशधर की बहादुरी के बारे में बताया। ठीक है, तुम आज से हमारे साथ रहोगे यशधर। यशधर राजा के अंगरक्षक के रूप में उनके साथ रहने लगा। शिकार खेलने के अनेक अवसरों पर उसने हिंसक जंतुओं से राजा की जान भी बचाई। फिर एक दिन, तुम हमारे घनिष्ठ मित्र हो यशधर। हम इसीलिए तुम्हें एक बहुत ही गोपनीय व आवश्यक कार्य सौंप रहे हैं। महाराज ने मुझे मित्र समझा। मेरा अहोभाग्य। हमें अपनी खजांची और कोतवाल पर शक है। तुम्हें गुप्त रूप से उन्हीं के बारे में जांच पड़ताल करनी है। हमने इनके बारे में कई बार शिकायतें सुनी हैं, किंतु जब तक उनके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं हो, हम उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। हमारा खजाना दिन बर दिन खाली होता जा रहा है और हमें शक है कि खजांची खजाने से धन चुरा रहा है। कोतवाल चोर बदमाशों से रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ देता है। राज्य में अराजकता फैल रही है। भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मुझे विश्वास है महाराज, कोतवाल और खजांची को जल्दी ही सुधार दूंगा, या उनका असली चेहरा मैं शीघ्र ही आपके सामने बेनकाब कर दूंगा। कैसे? कल जब खजांची महोदय राज दरबार में आए, उन्हें आप क्रोध भरी नजरों से देखें और मुंह घुमा लें। उनसे ठीक से बात भी न करें। अगले दिन राजा ने वैसा ही किया जैसा यशधर ने कहा था। महाराज बड़े क्रोध में लगते हैं। मेरे अभिवादन का भी उत्तर नहीं दिया, मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। बात क्या है? उसी रात खजांची के घर पर। अरे यशधर बेटा, तुम? चचा, आप राज दरबार में महाराज के पिता के समय से खजांची के पद पर आसीन हैं। किंतु क्या बेटे? बात क्या है? जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। न जाने क्यों आज दरबार में मुझे ऐसा लगा जैसे महाराज मुझसे बेहद क्रुद्ध हैं। तभी से मैं तुमसे मिलने की सोच रहा था। तुम तो महाराज से काफी खुले हुए हो।
आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है चचा। महाराज आपसे सचमुच बेहद क्रुद्ध हैं। कारण सिर्फ यह है कि राज खजाने से काफी धन गायब हो रहा है और महाराज को पता लग गया है। वे आपके घर की तलाशी भी करवा सकते हैं। मुझे बचा लो बेटे। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने अमानत में खयानत की। मैं सारा धन राज खजाने में पहुंचा दूंगा। बस मेरे घर की तलाशी न हो, वरना मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। मैं महाराज को समझाने की चेष्टा करूंगा कि अभी 2-4 दिन आपके यहाँ की तलाशी न ली जाए। तब तक आप खजाने से चुराया गया सारा धन वापस खजाने में पहुंचा दें, तब शायद मैं आपको बचा लूं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।